नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबसूरती हमारी इस संस्था की ये है कि आपसे जुड़ने के लिए आपके और हमारे बीच में पैसा नहीं है। यानी इस संस्था के माध्यम से जो आपको एजुकेशन दी जा रही है वो बिल्कुल जीरो यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी जिन जिन संस्थाओं में अब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, संस्थाओं में अब महंगी महंगी फीस भरते हैं। आजकल देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके माँ बाप कैसे कमाते हैं, कोई कर्ज लेके, कोई खेत बेच के। तो हम नहीं चाहते, यानी हमने अपनी तरफ से जो भी शिक्षा यहाँ पर दी है वो बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। आपको किसी भी महंगी कोचिंग में जाकर वहां फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि बताया गया है हमारे पुराणों में भी कि शिक्षा तो फ्री में होनी चाहिए। तो हम उसी को, यानी उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए आपसे जुड़ना चाहते हैं। और आप इसके जितने भी टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है या इंस्टा है, जो भी आप यूज करते हैं, जो गांव में बच्चे बैठे हैं, आजकल तो गांव में स्मार्टफोन भी पहुंच चुके हैं भाई, सोशल मीडिया भी चलाते हैं, व्हाट्सएप तो हर कोई चलाता है। तो इसलिए वहां से भी आप इसको फॉलो कर लीजिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। अब इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूं बताओ। और यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छे। और हां, कोई भी इंक्वायरी चाहिए आपको, कोई भी सवाल है आपका, कोई भी सजेशन है आपका, कोई भी आपकी एडवाइस है, कुछ भी है, आप तुरंत इंक्वायरी नंबर पर कॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में दिया गया है इंक्वायरी नंबर, आप जाकर वहां पे कॉल भी कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं बाखूबी। चलिए, अब बात करते हैं हम इंडियन थिंकर्स की, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। यूपीएससी में यानी आईएएस की परीक्षा में, ऑप्शनल के पीएसआईआर में भारतीय विचारक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल एक बच्चे का कमेंट भी आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया। और देखो, आपका सजेशन, आपकी एडवाइस, आपका कॉम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और यही मेरी सबसे बड़ी डोज और सबसे बड़ी दवा है कि जब आप कोई कमेंट करते हो, कैसा भी कमेंट, आप कोई बुरा कमेंट करेंगे तो हम, ऐसा नहीं है कि आप पे गुस्सा करेंगे, नहीं। चलिए, तो बी आर अंबेडकर के बारे में बात कर लेते हैं। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर को जैसा मैंने बताया और जैसे वो थे, तो हालांकि मैंने बहुत कम बताया, लेकिन जैसे वो हैं उनका तो उनकी बात ही अलग है। मैं उनकी प्रतिभा का इतना कायल हूं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने ज्ञानी व्यक्ति, इतने प्रतिभाशाली, इतने न्यायशील व्यक्ति, जिन्होंने भारत के संविधान को तो बनाया ही बनाया, लेकिन अपना पूरा जीवन भी भारत के दलितों को समर्पित कर दिया। और उन दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने बस सब कुछ कर दिया जो काम तिलक जी कर रहे थे स्वराज की प्राप्ति के लिए। देखो, हर किसी का लक्ष्य होता है। तिलक जी का लक्ष्य था कि मैं क्या स्वराज की प्राप्ति करूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, वो ये कहते हैं। दूसरी बात हम करते हैं अंबेडकर की। अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन अछूतों को मानवता के स्तर तक लाने में लगा दिया। और वही बात करते हैं चाणक्य की। चाणक्य का एक लक्ष्य था कि महापद्मानंद को हराना है, चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाना है और इस अखंड भारत का निर्माण करना है। तो हर किसी विचारक का, हर किसी लेखक का अपना अपना लक्ष्य रहा है। हम लक्ष्य को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। आज हम ये पढ़ने वाले हैं भारतीय विचारकों में। तो भारतीय विचारकों में ये एक्चुअली में हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ रहे हैं। और पॉलिटिकल थिंकर्स में देखिए कैसे भारतीय विचारक डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनका कोई नाम बता सकता है? बचपन का नाम क्या था अंबेडकर जी के? बचपन का नाम भीम सतपाल। क्या था? भीम सतपाल। और इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। तभी तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बी आर यानी रामजी अंबेडकर के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम, उस समय जब संविधान बना था, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने अपने संविधान सभा में जब संविधान पर सिग्नेचर किए थे, तो 284 मेंबर ने सिग्नेचर किए थे। 284 लोगों में से डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी खुद थे।
उन्होंने संविधान पर जो सिग्नेचर किए हैं वो BR यानी रामजी अंबेडकर के नाम से किए हैं, लेकिन हमारे भारत की राजनीति ने इन्हें कभी राम जी माना ही नहीं है। और उस समय जो सरकार किसकी थी मैं बताना नहीं चाहता आपको। जिस समय संविधान बना था उस समय सरकार किसकी थी मैं आपको खुलकर नहीं बता सकता। अब आप समझ गए होंगे, उस राजनीति ने कभी इनके नाम को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि इतना मतलब कहते हैं ना कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति और इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति जो संविधान भी बना गया, दलितों का उद्धार भी करके चला गया, उनको उस सरकार ने भारत रत्न तक नहीं दिया गया। खैर, बहुत सारे काले चैप्टर हैं इस इतिहास में जिनको मैं बताने भी बैठूं ना तो एक दिन कम पड़ जाएगा। खैर, वो चर्चे की बात है, वो बाद में कर लेंगे। चलिए, तो हम पहले चैप्टर पे चलते हैं। भीम सकपाल यानी डॉक्टर BR अंबेडकर। तो डॉक्टर BR अंबेडकर ने जब अपना पूरा जीवन ये बोल के किया कि मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अछूतों को, जिन्हें अछूत जाति समझा जाता है, उन अछूतों को मानवता के स्तर तक लाना है। तो मानवता के स्तर तक लाने के लिए सबसे पहले हमें अछूतों को इकट्ठा करना होगा, यानी जो दलित समुदाय है उस दलित समुदाय को इकट्ठा करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा, क्योंकि शिक्षा से ही जागृति आती है, अवेयरनेस आती है, और उसी अवेयरनेस से लोग क्रांति करते हैं, लोग में समझ आती है। जब तक कोई दलित शिक्षित नहीं होगा तब तक वो मानवता के स्तर तक नहीं आ सकता। और अंबेडकर जी तो खुद इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो शिक्षा को महत्व कैसे नहीं देते। तो उन्होंने बोला कि हर दलित को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि किताबें और पढ़ाई लिखाई एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है दलितों के लिए जो दलितों को ऊपर ला सकता है। संगठन और शिक्षा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर ने, टॉपिक का नाम डालेंगे सभी। तो टॉपिक रहेगा हमारा आज का कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को एकत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। दलितों को एकत्रित करने के लिए, दलितों को एकत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। भाई, कौन कौन सी स्टेप उठाई हैं, क्योंकि दलितों का एकत्रित होना बहुत जरूरी है। अब इस पे बात चलते हैं। तो इसका टॉपिक है ये हमारा। अब इसमें मुझे क्या लिखना है हम डिसाइड करेंगे। अब देखिए, इसमें एक बात कही गई, डॉक्टर अंबेडकर ने जब दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को मिटाने के लिए दलितों से यह बोला कि आपको संगठन बहुत जरूरी है, आप में एकता नहीं है, आप एक हो जाइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। तो चलिए, पहले स्टेप की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप था कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने सभी दलितों को संगठित कर, सभी दलितों को संगठन तथा शिक्षा का उपदेश दिया, तथा शिक्षित होने का, शिक्षित होने का उपदेश दिया। उपदेश दिया कि भाई आप संगठन बनाइए, आप शिक्षित हो जाइए। यदि आप संगठन में हैं और एजुकेटेड हैं, क्योंकि यूनियन और एजुकेशन दो ही ऐसी पावर हैं आपके पास जिनको आप यदि पालोगे तो दलितों के साथ कभी भी अत्याचार नहीं हो सकता। आज मैं हूं, आज मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ कोई अत्याचार करके तो बताए। भाई, आज आप पढ़े लिखे हैं, आपने कभी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ कोई शोषण होते देखा है क्या? सारे शोषण गरीबों के साथ क्यों होते हैं भाई? क्योंकि गरीबों के पास पढ़ने के लिए रिसोर्सेस नहीं होता। और यह संस्था क्या कर रही है? यह संस्था ये तो कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम देहात, हम गांव के बच्चों को हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं, ताकि उनको पढ़ाई लिखाई, उनको पढ़ाई का महत्व समझ में आए, उनको सरकारी नौकरी का महत्व समझ में आए, उनको पद और प्रतिष्ठा दिलाए। हम भी तो यही काम कर रहे हैं अंबेडकर की तरह। हाँ, अंबेडकर जितने तो नहीं है, क्योंकि उनका तो एक अलग सम्मान है, लेकिन हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। तो यही बात होती है कि संगठन और शिक्षित दो ही ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं
चलिए, तो दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि जिस घर में जैसे कि मान लो 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में बहुत एकता है और पढ़े लिखे हैं, तो मैं बता रहा हूं उस घर का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस घर में पढ़े लिखे लोग रहते हो और संगठन में रहते हो, मैं कहता हूं कि यदि चिड़िया का पंख भी गिरेगा ना तो उसकी भी हिम्मत नहीं है, एक मक्खी भी नहीं आ सकती उस घर में, दरार डाल ले। चलिए, तो पहला। दूसरा काम क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि मैंने दलितों को संगठित करने की जब आवश्यकता महसूस की तो सबसे पहले उन्होंने जो शब्द का नाम लिया था वो था महद सत्याग्रह। क्या था? महद सत्याग्रह। तो याद रखना बच्चों, क्योंकि जो बच्चे यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर कि दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, दलितों के साथ हिंदू सवर्णों द्वारा दलितों के साथ हो रहे अत्याचार व सामाजिक अन्याय का प्रभावी तरीके से विरोध करने के लिए उन्होंने 3 कार्यक्रम किए। पहला कार्यक्रम क्या किया? पहला कार्यक्रम कुछ ऐसा था बच्चों, जैसे था महद सत्याग्रह। क्या था? महद सत्याग्रह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गौर, ये वाला जो महद सत्याग्रह है ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा चलाया गया था और इसमें 2 कार्यक्रम किए गए थे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो दलितों को अपना जीवन सौंप चुके थे, अपना जीवन दलितों को सौंप चुके थे कि मैं आपको मानवता के स्तर तक, आपको एजुकेशन, आपको संगठन मैं करूंगा, बस आप मेरा साथ दो। तो महद सत्याग्रह में यह था कि कुछ दलितों को कल्याण मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर यह कह रहे थे कि भाई दलित होना इतना बड़ा अपराध है क्या? और मुझे एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का किसी घर में जन्म होता है तो वो बाई चॉइस होता है या बाई चांस होता है? बताइए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं बच्चों कि आज मेरा जन्म जिस घर में हुआ है, जो मेरी मां है, जो मेरी अभी मां है, क्या मैंने अपनी मां को चुना था? नहीं तो। यानी मेरा जन्म इस धरती में किस कोने में होगा, किस घर में होगा, किस देश में होगा और किस समय होगा, यह मैं तय करने वाला नहीं हूं। यानी मेरा जन्म जिस घर में हुआ है वो बाई चांस हुआ है, बाई चॉइस नहीं हुआ। मुझसे नहीं पूछा गया था कि आपको जन्म कहां लेना है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म यदि किसी जाति में हुआ है, किसी धर्म में हुआ है, तो वो बाई चांस हुआ है भाई। उस जन्मजात व्यक्ति को आप अपराधी ठहरा देते हैं कि तुम दलित हो, तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई? और दलित कोई भाई है तो वो इंसान ही ना, या उसने कोई धर्म या उसने जाति खुद अपने चॉइस से चुनी थी क्या कि भाई मैं तो ये चुनूंगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर ये जाति भेदभाव क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। डॉक्टर अंबेडकर समझाते समझाते चले गए। तो यही बात होती है। खैर, अब उन्होंने महज सत्याग्रह किया तो कल्याण मंदिर में कुछ प्रवेश का मामला था जिसको लेके इन्होंने महज सत्याग्रह किया। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। एक था कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, कल्याण मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। एक तो ये वाला सत्याग्रह था। चलिए, और दूसरा सत्याग्रह क्या था? पूना पार्वती सत्याग्रह। क्या था? पूना पार्वती सत्याग्रह। पूना पार्वती सत्याग्रह एक ये था बच्चों। तो कुल मिला के आप समझ चुके हैं। ओके, तो ये था महज सत्याग्रह। दूसरी बात करते हैं, दूसरा कार्यक्रम क्या किया? दूसरा कार्यक्रम इन्होंने जुलाई 1924 में, कब? जुलाई 1924 में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।
क्या की? बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा क्या की? आयोजित की, इनका गठन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के या बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किस राजनीतिक विचारक के द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर, लोकमान्य तिलक, या फिर पूछा सकता है कि अरविंद घोष। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसका राइट आंसर है। अब आते हैं 1925 की तरफ। 1925 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को इकट्ठा करने के लिए, उनके साथ हो रहे सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए तीसरा कदम क्या उठाया, उसकी भी बात कर लेते हैं। इन्होंने 1925 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने एक बंबई रेजिडेंसी के अंदर, मतलब बंबई रेजिडेंसी में एक नेपानी नामक जगह थी, तो नेपानी नामक जगह पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने प्रांतीय, बंबई प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की है भाई साहब। तो लिख देंगे कि 1925 में इन्होंने बंबई प्रांत में प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन किया और उसकी अध्यक्षता की है। कितनी बड़ी बात है, देख लो, इसकी अध्यक्षता की है। तो एक तो ये वाला कदम उठाया, एक बहिष्कृत हितकारिणी वाला सभा वाला उठाया, और एक महत सत्याग्रह उठाया। ये तीन थे, इसको याद रखना, ठीक है। और ये पूना पार्वती और कल्याण में एक इनके आंदोलन वाले जी, ठीक है। चलिए, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा, प्रांतीय दलित वर्ग सम्मेलन जो बंबई में हुआ था, और बंबई में जगह है नेपानी, क्या है? नेपानी नामक जगह पर हुआ था, ठीक है। तो आप समझ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन 1925 के बाद एक स्टेप और आती है, जिसके लिए दलितों को इकट्ठा करने के लिए, दलितों को संदेश देने के लिए इन्होंने और भी कदम उठाए। अब जैसे आप करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, आप सभी को पता है कि 1930 एवं 1931 में, 1930 एवं 1931 के गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था, नहीं लिया था? अरे बताइए भाई, इतिहास में पढ़ा है मैंने, यूट्यूब पे लेक्चर है मेरे, वहां पे देख लेना कि वहां पे मैंने जब गोलमेज सम्मेलन पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भाग लिया था। और जो बी आर अंबेडकर की जो लड़ाई हुई थी महात्मा गांधी से, वैचारिक जो मतभेद हो गए थे, वो दूसरे में हुए थे। तो पहले और द्वितीय में जब डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन में होने वाले राउंड टेबल मीटिंग में भाग लिया था, तो आप सभी को पता है कि 1931 के सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में, 1931 के सेकंड राउंड टेबल मीटिंग जो है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें महात्मा गांधी, मीराबेन, देवदास गांधी, है ना, हीरादास बासु, ये सारे लोग, यानी 5 से 6 मेंबर महात्मा गांधी के साथ जब राजपूताना जहाज से जाते हैं लंदन की तरफ, और जिसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर भी थे, तो राजपूताना जहाज से जब डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी लंदन में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद इनमें जो लड़ाई हो गई थी, वैचारिक मतभेद हो गए थे, और गांधी और अंबेडकर के मध्य जो विवाद हो गया था, जिसके लिए पूना पैक्ट किया गया था, वो सारी चीजें, सांप्रदायिक घोषणा की गई थी। तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो वैचारिक मतभेद हो गया था, वो केवल और केवल यह था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को हिंदू समाज से अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी, और डॉक्टर अंबेडकर डायरेक्टली यह कहना चाह रहे थे, इनडायरेक्टली यह कहना चाह रहे थे कि दलित समाज को हिंदू समाज से हिस्सा नहीं मानो, यानी दलितों को हिंदू समाज से अलग कर दीजिए, क्योंकि जब तक ये हिंदू समाज में रहेंगे तो हिंदू इनको दलित मानकर, अछूत मानकर इनके साथ अत्याचार और सामाजिक अन्याय करता ही रहेगा।
तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हिसाब से इस बात को सही समझा, लेकिन गांधी जी को यह बात सही नहीं लगी और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो लड़ाई हो गई थी, जिससे सेकंड राउंड टेबल मीटिंग फेल हो गया था, वो इसी कारण से हुआ था, केवल क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि दलितों को हिंदुओं से अलग किया जाए, जबकि अंबेडकर अपनी जगह सही थे, उन्होंने इस बात को ऐसे रखा। तो चलिए, तो सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने दलितों को विधायिका में यानी लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन, दलितों को विधायिका में हिंदुओं से अलग प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव रखा। तभी तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई थी, क्योंकि गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं से दलितों को अलग किया जाए, जबकि अंबेडकर अपनी जगह सही थे। जब तक दलित हिंदुओं में रहेंगे, हिंदुओं की सवर्ण जाति हमारे अछूतों के साथ अत्याचार करती रहेगी और करती रहेगी और करती रहेगी। ये बात खुद अंबेडकर जानते थे। तो सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में ये हो गया था, लेकिन 1930 में भी तो हिस्सा लिया था। 1930 में अंबेडकर जी और कुछ काम भी करते हैं। अंबेडकर जी ने 1930 के पहले राउंड टेबल मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद जो काम किया वो बिल्कुल सराहनीय काम था दलितों के लिए। कैसे? डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक वो था अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ का निर्माण किया। चलिए, उसकी अध्यक्षता की थी। तो 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की क्या की अध्यक्षता की, इसकी प्रेसिडेंसी करने लग गए। और इसकी प्रेसिडेंसी करते वक्त इन्होंने एक संदेश दिया था बच्चों। संदेश कुछ ऐसा था, मैसेज दिया। जिस समय अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ ये कर रहे थे, सम्मेलन कर रहे थे, उसकी प्रेसिडेंसी के दौरान इन्होंने पूरी दलितों को और पूरे भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को ये मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? चलिए उस मैसेज को लेके हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मैसेज देते हैं कि स्वराज की प्राप्ति और स्वतंत्रता यदि भारत को मिल भी गई तो वो किसी काम की नहीं है। अंबेडकर कहते हैं कि यदि भारत को स्वतंत्रता और भारत को स्वराज, पूर्ण स्वराज मिल भी गया ना, तो इससे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तब तक नहीं है जब तक दलितों के साथ हिंदुओं के सवर्णों द्वारा अत्याचार होता रहेगा। हमें ऐसा स्वराज और ऐसी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। हम जिस आजादी के लिए, जिस स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, और जो लोकमान्य तिलक जी जिन्होंने अपना जीवन ही खपा दिया इस स्वराज की प्राप्ति के लिए, यदि हम स्वराज की प्राप्ति कर भी लें तो इसका कोई महत्व नहीं है। जब तक नहीं है, जब तक हम दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को नहीं रोक लेते, तब तक इस स्वराज का, इस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो ये पूरे इंडियन सोसाइटी को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने मैसेज के तौर पे बोला था, एक मैसेज के तौर पे। तो इसका मतलब ये है, तो यहां पर लिख सकते हैं यार, डॉक्टर अंबेडकर तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, आपको पता है उस समय विदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले पहले महार जाति से आने वाला व्यक्ति हैं ये। यानी इस जाति से यदि कोई विदेश पढ़ने गया था तो वो केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। इनके अलावा पहला व्यक्ति कोई था ही नहीं, क्योंकि इससे पहले तो अछूतों को विदेश में पढ़ाई करना तो छोड़ो, उनको भारत में रहकर पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है ना, मनुस्मृति क्या कहता है धर्म दलितों को लेके, शूद्रों को लेके, कि वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। यदि शूद्र के कानों में ज्ञान पड़ जाए तो उन्हीं कानों में पिघला हुआ शीशा या गर्म शीशे को डालकर उन्हें दंड दे देना चाहिए। यह बात कहता है मनु
शूद्रों के बारे में, तो शिक्षा को लेके। तो उस समय तो दलितों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो तो पढ़कर विदेश भी चले गए। तो संदेश क्या देते हैं, एक मैसेज दिया उन्होंने। ये संदेश देते हैं कि यदि हमें यदि हमें स्वतंत्रता और पूर्ण स्वराज मिल भी गया, पूर्ण स्वराज मिल भी गया, तो इसका कोई महत्व नहीं, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं। और तब तक नहीं है क्योंकि, आप लिख सकते हैं क्योंकि जब तक दलितों के साथ हो रहा अत्याचार, क्योंकि जब तक दलितों के साथ अत्याचार होता रहेगा, जब तक दलितों के साथ अत्याचार एवं अन्याय होता रहेगा, तब तक ऐसे स्वराज और ऐसी स्वतंत्रता का कोई भी मतलब नहीं है। पता चला कि भारत तो आजाद हो गया, लेकिन आज भी दलित हिंदुओं की बड़ी बड़ी जातियों के तले दबे हुए हैं। भाई ऐसी कौन सी आजादी यार जिसमें दलित तब भी दबा है जब अंग्रेजी सरकार थी, और भारत के आजाद होने के बाद दलित तब भी दबा हुआ बैठा है, तब हमारी सरकार है। भाई ये कैसी आजादी, समझे ना। भाई आपके घर पे कोई राक्षस आ जाता है, तो राक्षस से यदि आप दबते हो तो ठीक है, अच्छी बात है। भाई राक्षस है, आप इसे कोई उम्मीद भी मत करना। राक्षस है, कोई चुड़ैल है या कोई राक्षस नहीं है, आपके घर पर आ गया और आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, और आप सीधे चुप बैठ गए बिल्कुल कि भाई चुप बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि चलो ठीक है, राक्षस है, अपना नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, इसलिए दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपके घर से राक्षस भी चला गया और आपके घर के लोग ही, आपके रिश्तेदार ही आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कितना बुरा लगेगा आपको भाई। एग्जैक्टली आप समझो ना बात को। चलिए, तो संदेश दे दिया। संदेश देने के बाद आपको पता है कि अखिल भारतीय 1930 में यह अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखिए, तो 1930 के बाद लगभग इन्होंने 1936 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने 1936 में एक काम और किया। वो काम यह था कि 3 लोगों को, यानी किसान वर्ग को मिलाया। किसान वर्ग, दूसरे पर थे मजदूर वर्ग, और तीसरे पर थे दलित वर्ग। आपको पता है उस समय भारत में जो शोषित वर्ग था वो दलित वर्ग ही नहीं था, बल्कि किसान भी थे और मजदूर भी थे। ये बड़ी बड़ी जातियों और बड़े बड़े जातियों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के तले दबे हुए थे। उस समय का किसान भी परेशान था, उस समय का मजदूर भी परेशान था, उस समय का दलित भी परेशान था। आपको बड़ा ही सुनने में ऐसा आज लगता होगा कि रिजर्वेशन क्यों नहीं है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो रिजर्वेशन है ना, ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है दलितों के लिए, जो दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को रोक रहा है। सच में, ये बात मानो या नहीं मानो आप, और मैं इस आरक्षण का समर्थन करता हूं, क्योंकि दलित भाइयों ने इतना झेला है अत्याचार। एक बात बताइए, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है, दलित वर्ग के समान मजदूर वर्ग उतना ही शोषित था, उतना ही उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। मजदूर वर्ग में मान लो एक व्यक्ति है, वो दलित है, अब उस समय के हिसाब से उसके साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दलित है, ठीक है। लेकिन दूसरे तरीके से अत्याचार इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो मजदूर भी है। अब उसकी जिंदगी इस धरती पर नर्क की तरह बन गई है। इसे कहते हैं जीते जी नर्क का दर्शन देख लेना, समझे ना।
यानी उस समय के सबसे शोषित, इसे बोलते हैं एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी, किसान, मजदूर, दलित वर्ग। अब एक व्यक्ति ऊपर से दलित है तो इसलिए उसका शोषण लगातार हो रहा है, और वो ऊपर से मजदूर भी है तो उसका शोषण लगातार नहीं बल्कि बार बार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसे कहते हैं जीते जी नर्क देख लेना। अब ये बताइए, जब कोई इंसान जीते जी नर्क देख लेगा तो उसकी मृत्यु में और उसके जीने में क्या फर्क रह जाएगा? बात तो सही है ना। इसका मतलब ये कहते हैं कि इन तीनों को मिला के डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने इन सभी एक्सप्लॉइटेड ग्रुप को मिलाकर एक पार्टी बनाते हैं, और उस पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। क्या था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ओके, और ये इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी थी इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। और आपको पता है कि 1936 में गठित होने वाली जो पार्टी थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका चुनाव 1937 में हुआ था। और 1937 हमारे भारत में एक ऐसा दौर था जिस समय पहले प्रांतीय चुनाव हो रहे थे हमारे 1937 में। तो 1937 के चुनावों में बताया जाता है कि 1937 के चुनावों में, 1937 के इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 15 में से 13 सीट जीती थी। कितनी? 15 में से 13 सीट जीती थी, सीट जीते। समझे? तो कुल मिलाके ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 1937 में हमारे भारत के पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे। वेरी गुड। तो आप डाल सकते हैं कि पहले प्रांतीय चुनाव, पहले प्रांतीय चुनाव हुए थे 1937 के इलेक्शंस में। अब हम बात करते हैं आगे। तो 1937 से जैसे हम बाहर निकल कर आते हैं तो 1942 का समय आ जाता है। अब क्या था कि 1942 में इस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदला गया। 1942 में, या यहां पे लिख देता हूं एक बार दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए। 1936 में जिस पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और इंडिपेंडेंट लेबर जो पार्टी थी इसका नाम बदला गया था 1942 में। मैं कहा 2000, मैं यहां तो भैया जी रहे हैं, अब तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 1942 में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम बदलकर क्या किया गया? ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ओके, तो आप लिख सकते हैं 1942 में इसका नाम बदला गया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप लिख सकते हैं एक बार, ऑल इंडियन शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। चलिए 1942 में। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, देखो एक बात कही जाती है बच्चों, जब आपको पता है कि अंबेडकर और गांधी के बीच में कई सारे वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अंबेडकर का सामाजिक जीवन हमेशा गांधी के विचारों के टकराव में ही गया है। गांधी जी से इनकी कभी नहीं बनी और कांग्रेस सरकार से भी कभी नहीं बनी। कांग्रेस पार्टी से तो डॉक्टर अंबेडकर को इतनी घृणा थी कि मतलब काम ही नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे आप यह बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर फिर उसी कांग्रेस पार्टी के कैबिनेट के मंत्री भी बने। तो ऐसा क्या हो गया? अचानक कि अंबेडकर का हृदय पिघल गया या अंबेडकर के विचार बदल गए? क्या हो गया अचानक? देखो, अंबेडकर ने केवल और केवल कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया था, वो केवल अपने दलितों के हितों के लिए ही काम करना चाहते थे, और दलितों के हितों को बदलना है तो दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो इसमें कोई दोहराई नहीं है।
यदि आपको अपने माता पिता या अपने घर की रक्षा के लिए किसी दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़े तो क्या आप मिला लोगे ना? बिल्कुल। तो यही होती है एक रियल पॉलिटिक्स, जिसमें आपको हमेशा काम आएगी। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं कि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे, इस बात को लिखते हैं। तो लिखेंगे कि 1942 तक जो संविधान बनने की लगभग तैयारी आ चुकी थी हमारी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी व कांग्रेस के बीच कई प्रकार के वैचारिक मतभेद रह चुके हैं। कई प्रकार के वैचारिक मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे हैं, कई प्रकार के वैचारिक मतभेद रहे। अब जैसे बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या वैचारिक मतभेद थे, ऐसी कोई बातें आपके निकल कर आए तो देखिए एक बार। जैसे देखो, कोई दुश्मन नहीं थे, कोई ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी ने अंबेडकर की कोई प्रॉपर्टी ले ली हो या कोई जमीन दबा ली थी कोई, ठीक है, या कोई बदतमीजी कर दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी जी अंबेडकर का भी और अंबेडकर गांधी जी का भी सम्मान करते थे निजी जीवन में, लेकिन राजनीतिक जीवन में ये दोनों कभी भी एक दूसरे के नहीं हो पाए, हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहे। क्योंकि कहते हैं बच्चों की पॉलिटिक्स अपनी जगह और लाइफ अपनी जगह। जैसे कि मान लो आज आप देखते हो नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी, आपने कभी कभी उनको हाथ मिलाते देखा होगा, ठीक है। तो हाथ मिलाने का मतलब क्या है? वो एक थोड़ी है, मतलब एक पार्टी थोड़ी है कोई, लेकिन हाथ मिला रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी कोई पर्सनल लाइफ है, यानी निजी जीवन में तो वो दोस्त हैं, लेकिन पॉलिटिकल लाइफ में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में आज हमेशा टकराव रहता है, विचारधारा को लेकर, है ना, जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात समझ लेना। तो अंबेडकर और गांधी के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे, जो आइडियोलॉजिकल जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो केवल पॉलिटिकल लाइफ में था। तो आप लिख सकते हैं। अब देखो क्या मतभेद थे। जैसे कि पहला मतभेद बताया जाता है इसमें कि जब अंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में यह बोला कि मैं दलित समाज को हिंदू समाज से अलग कर रहा हूं, एक तो पहली इस बात पर इशू था। आप देख सकते हैं कि जब अंबेडकर जी ने 1932 में दलितों को हिंदुओं से अलग, रिप्रेजेंटेशन का प्रस्ताव रखा था, रिप्रेजेंटेशन का प्रपोजल या प्रस्ताव रखा था। आपको पता है कि बच्चे, क्योंकि महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते थे कि दलितों को हिंदुओं से अलग किया जाए, क्योंकि ठीक है, जबकि गांधी कभी नहीं चाहते थे कि दलितों को हिंदू समाज से अलग किया जाए, बस हो गया। अंबेडकर कुछ और चाहते हैं। अब पर अंबेडकर सही थे, गांधी भी सही थे अपनी जगह, कि बंटवारा क्यों कर रहे हो। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरा विवाद यह था, आपको पता है कि गांधी जी ने एक हरिजन अभियान किया था। जब इतिहास पढ़ाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर है, गांधी जी जब एक हरिजन अभियान करते हैं केवल अछूतों और दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को और अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को हटाने के लिए, जब महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में एक हरिजन अभियान किया था, उस हरिजन अभियान का यही उद्देश्य था। तो डॉक्टर अंबेडकर
इस हरिजन कैंपेन को लेकर, महात्मा गांधी के हरिजन कैंपेन को लेकर क्या टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति हरिजन नहीं है वो हरिजनों का देवता बना हुआ है, हरिजनों का सहानुभूति बना हुआ है। क्यों? तो अंबेडकर ने हरिजन अभियान का भी विरोध किया था। आप देख सकते हैं अंबेडकर जी ने कहा था कि जो लोग अछूत नहीं हैं, जो लोग अछूत नहीं हैं, अछूत नहीं हैं, वो अछूतों के उद्धार के लिए कोई कार्य ना करें, अछूतों के उद्धार के लिए कोई सहानुभूति ना रखें, कोई सहानुभूति ना रखें, कोई सहानुभूति ना रखें। यह महात्मा गांधी पर ताना कसते हुए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। गांधी जी कभी अछूत नहीं थे, वो एक हिंदुओं के सवर्ण वर्ग से आते थे, ऊंची जाति, ऊंची ब्राह्मण जाति से थे। तो जो लोग अछूत नहीं है, यानी जो गांधी अछूत नहीं थे, वो अछूतों के उद्धार के बारे में कब से बात करने लग गए। मुझसे पूछो, अंबेडकर कह रहे हैं मुझसे पूछो, मैंने अपने जीवन के हर कदम पर सामाजिक अन्याय झेला है, सामाजिक तिरस्कार झेला है, शोषण झेला है मैंने। मुझे पता है कि दलितों के साथ क्या हो सकता है। आपको क्या पता? आप तो राही शाही ठाट में पले बड़े हैं सर। तो बस ऐसे कुछ मतभेद थे। हालांकि और कांग्रेस के साथ इसलिए मतभेद थे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद भी दलितों का उद्धार नहीं कर पाई, इसलिए इनके साथ कुछ अलग डिस्प्यूट था, इनका कुछ अलग ही मैटर था। चलिए, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है, कांग्रेस और महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हमेशा कितने भी विवाद रहे, लेकिन कांग्रेस के दो व्यक्ति नेहरू जी और सरदार पटेल हमेशा 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 डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिभा के कायल रहे हैं। हमेशा इनसे यार इंस्पायर हो गए थे यार, कि मतलब क्या आदमी है अंबेडकर, यार क्या आदमी है। इनको हम संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाते हैं या संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं इनको। चलिए, तो आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर को, यानी कांग्रेस के दो नेता, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने, जिसमें कौन थे, एक तो थे नेहरू, पंडित नेहरू जी, और प्लस पटेल। दोनों नेताओं ने अंबेडकर जी को, अंबेडकर जी की प्रतिभा के, अंबेडकर जी की प्रतिभा के कायल थे, इसलिए उन्हें संविधान सभा का सदस्य नियुक्त किया, संविधान सभा का सदस्य बनाया, और संविधान सभा के सदस्य बनाने के बाद इन्हें संविधान बनाने की जिम्मेदारी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर दी, और इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। यह फैक्चुअल डेटा है, इसमें कोई ज्यादा कोई समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो प्रारूप समिति, जिसका गठन कब किया गया था बच्चों, इसका गठन किया गया था संविधान सभा के बाद, यानी 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था इसमें, और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, और यह एक 7 मेंबरशिप कमेटी थी, यह एक 7 मेंबर कमेटी थी। ओके, चलिए, तो 7 मेंबर थी, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, डी.पी. खेतान, अंबेडकर, लाइक दैट। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति, इसके चीफ कौन थे, ये थे। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन करने का सुझाव किसने दिया था? आपको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी को गठित करने का सुझाव संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव ने दिया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इस बात को लिख लेना कि ड्राफ्टिंग कमेटी को गठित करने का सुझाव किसने दिया था।
गठित करने का सुझाव। ये मैं पॉलिटी में पढ़ा देता हूं, लेकिन फिर भी आप यहां लिख लीजिए। सुझाव दिया था संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे जिनका नाम है BN राव। यदि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा संविधान सभा में यदि कोई ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो BN राव ही थे। और BN राव, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमेशा BN राव को अपना ही एक क्या माना है, एक गुरु के रूप में माना है। क्या माना है? गुरु के रूप में। तो अध्यक्ष पद पर बैठे। आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति संविधान का पूरा प्रारूप करने को तैयार बैठी थी और पूरा प्रारूप बनाने का काम डॉक्टर BR अंबेडकर ने खुद अकेले ही किया है। हालांकि 7 मेंबर कमेटी थी, लेकिन इस कमेटी में जितने भी मेंबर थे वो किसी न किसी कारण से अपने पद पर अनुपस्थित रहे। तो इसका मतलब है कि सारी जिम्मेदारी डॉक्टर BR अंबेडकर की थी और ये जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूरी तरीके से निभाई, पूरी ईमानदारी से निभाई। और आपको पता है कि 1949 के अंतरिम सरकार यानी इंटीरियम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के गठन के समय, अंतरिम सरकार के गठन के समय डॉक्टर BR अंबेडकर को कैबिनेट की मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कैबिनेट में भारत का विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री बनाया गया। और विधि मंत्री बनाने के बाद आप सभी को पता है, लेकिन आपको पता है कि और विधि मंत्री कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन जो विधि मंत्री के तौर पर रहा, विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने केवल सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया है वो हिंदू कोड बिल को लेकर है। किसको लेकर है? हिंदू कोड बिल। तो कहते हैं कि हिंदू कोड बिल जो आया था वो तब आया था जब डॉक्टर BR अंबेडकर लॉ मिनिस्टर थे। हिंदू कोड बिल, और हिंदू कोड बिल आया था 1949 का। कब था? 1949 का। चलिए, और आपको पता है कि 1951 में, 1951 में अंबेडकर जी ने त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस से नाराज होकर, क्योंकि कांग्रेस सरकार अंबेडकर के अनुरूप काम नहीं कर पा रही थी। देखो, याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेचैन वही है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं और जो ज्यादा पढ़ा लिखा है। अंबेडकर जी की विचारधारा कांग्रेस से कभी मिलती ही नहीं थी। सीरियसली, वो तो इस दलितों के उद्धार को करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जबकि पूरी संविधान सभा में सबसे ज्यादा वैचारिक लड़ाइयां डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही हुई हैं। आप कभी डिबेट पढ़िएगा संविधान सभा की। तो ये था त्यागपत्र। और आप सभी को पता है कि 1951 में त्यागपत्र देने के बाद ये सीधे 1955 में इन्होंने एक बौद्ध महासभा की। क्या की? बौद्ध महासभा। बौद्ध महासभा की। और बौद्ध महासभा करने के बाद 1956 में, यानी 1956 में, कब? 1956 में इन्होंने 5 लाख व्यक्तियों की सभा में उनके समक्ष बौद्ध धर्म की शपथ लेकर बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की शपथ लेकर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। और कब? 5 लाख व्यक्तियों के साथ। 5 लाख व्यक्तियों के साथ ऐसा किया इन्होंने। बस यही बात थी। तो बौद्ध धर्म को अपनाया गया, इन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अगली सुबह ही इनका देहावसान हो गया 1956 में। जब अंबेडकर जी इस दुनिया से गए होंगे तो आप मानिए कि वो पवित्र आत्मा, और आज भी कोलंबिया अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ छात्र जो कि भारतीय था, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस बात को कहने में इतना गर्वान्वित महसूस करती है कि हमसे पढ़ा हुआ छात्र, आज उसने दुनिया के किसी एक देश का संविधान लिखा है। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहता है। और आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाइए, डॉक्टर BR अंबेडकर की समाधि बनी हुई है वहां। समाधि, उनकी प्रतिमा, सॉरी, समाधि नहीं, प्रतिमा बनी हुई है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अंबेडकर एक जगह नहीं, कई सारी यूनिवर्सिटियों में, बाहर विदेशों के कई सारे विश्वविद्यालयों में डॉक्टर BR अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है। भाई साहब, ये एक सम्मान है। जो देश का संविधान बना सकता है वो क्या कर सकता है?
बहुत अच्छे। तो चलिए, यहां हमारा होता है लेक्चर फिनिश और डॉक्टर अंबेडकर को हम कल कराएंगे आगे। अब कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, आप मुझे जरूर बताइएगा एक बार, क्योंकि कल भी मुझे कमेंट आए थे कई, लेकिन आज भी कमेंट आने ही चाहिए और बताना, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हुए। पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ने से यह आया, आपके पॉलिटी तो कंप्लीट हो ही रही है। जैसे कि देखो आ गया ना, ये क्वेश्चन पता है आपको एसएससी में आ चुका है कि प्रारूप समिति को गठित करने का सुझाव किसने दिया था? बीएन राव ने दिया था। ये थोड़ी डीप जीके है, ये तब पूछी जाती है जब कंपटीशन को लेवल को हाई रखा जाता है एट एक्स्ट्रा। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।